अस्सलाम व्यूअर्स, एशमा कम्युनिकेशन के स्टूडियो में आप सबका खैर मकदम है। आलमगीर वबा कोविड-19 ने ज़िंदगी के हर एक शोबे को बुरी तरह से मुतासर किया। शोबा तालीम भी इसकी तुंद हवाओं से महरूम न रह सका। जम्मू कश्मीर में नामसाइद हालात, कोविड बहरान और दीगर मसाइल की वजह से तालीमी इदारे गुज़िश्ता 3 बरसों से बंद हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया है कि स्कूलों को आहिस्ता आहिस्ता खोल दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। अहम बात आपके साथ में, और आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर जनाब जी अनवार साहब को। वार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिया और आपका खैर मकदम। गुफ्तगू में आज हमारे साथ रहेंगे, शामिल गुफ्तगू रहेंगे एशियन मिल के मुदीर आला जनाब रशीद राहिल साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब 3 बरसों के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खोलने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के फ़ैसले को किस तरह आप देखते हैं? देखिए, ये इंतहाई वेलकम स्टेप है जिसका सोसाइटी के हर फ़र्द ने खैर मकदम किया, सराहा इस फ़ैसले को। देर से ही सही, लेकिन बिलाकर सरकार ने फ़ैसला लिया कि बच्चों का काफ़ी नुकसान हो चुका है तो स्कूल खोलने चाहिए। देखिए, हमें एक बात यहाँ भूलनी नहीं चाहिए कि कोविड की जो ये वबा थी, इसने तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया, तो तालीम इससे अलग नहीं रह पाई। ठीक बात है, हेल्थ के बाद जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो एजुकेशन है। लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। लाइफ और एजुकेशन में एक बैलेंस की ज़रूरत थी। ये बैलेंस कहाँ तक हो पाई, ये सामईन ही फैसला कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस कोऑर्डिनेशन के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई और बहुत कम तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन हुई, जो 15 से 17 साल के बीच के जो उम्र के थे या जो 18 साल से ज़्यादा थे, उनको तो पहले वैक्सीनेशन हो चुका था। वही वजूहात बने स्कूल खोलने के, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद कम से कम ये सेफ्टी है कि अगर कोविड होता भी है तो इतना मुहलिक साबित नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जो आवाज़ें उठी चारों तरफ से, वालिदैन ने, स्टूडेंट्स ने एहतजाज हुए और बाकायदा तौर पे मीडिया ने, खासकर मीडिया ने जो इंतहाई ज़िम्मेदाराना रोल इसमें जो अदा किया, अपडेट्स देते रहे, सरकार को फीडबैक देते रहे और बिलाकर सरकार ने फ़ैसला लिया कि अब स्कूल खुलने चाहिए। तो सीधी सी बात है, अवामी सतह पे भी और हमने भी एसोसिएशन लेवल पे सरकार के इस फ़ैसले को वेलकम किया। राहिल साहब, चूँकि आप हर एक मौजू पर और आप एक मामले पर गहरी नज़र रखते हैं, सरकार के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसे वार साहब ने कहा कि सरकार के फ़ैसले को हमें खैर मकदम करना चाहिए और ये अच्छा स्टेप है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि कोविड-19 की वजह से आलमगीर सतह पे तबाही फैल गई, लोग मरे, तिजारत ख़त्म हो गई, माशियत ख़त्म हो गई और इसके साथ साथ जो तालीम का शोबा है इंतहाई मुतासिर हुआ। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, ख़ासकर वादी की मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा, वादी में तालीम सिर्फ इन 2 सालों में मुतासिर नहीं हुई कोविड के दौरान, बल्कि इससे पहले भी गुज़श्ता 3 दहाइयों से जो यहाँ हालात चल रहे थे, नामसाइद हालात, उनमें सबसे ज़्यादा अगर मुतासिर कोई शोबा हुआ है तो वो तालीम का शोबा मुतासिर हुआ। और क्योंकि अगर तालीम मुतासिर होती है तो पूरा मुआशरा मुतासिर हो सकता है, यहाँ तक कि मुल्क तबाही की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो आज के हमारे बच्चे हैं वही हमारे कौम के कल के मुस्तकबिल बन सकते हैं। अगर उन्हें सही तालीम तरबियत न दी जाए तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हमारा मुल्क, हमारा मुआशरा, हमारा कौम तरक्की करे। और इस सिलसिले में अगर आज सरकार ने ये फ़ैसला लिया कि धीरे धीरे वो स्कूल यहाँ दोबारा खोल रहे हैं जो मुसलसल 3 सालों से बंद है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है और उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल बिल्कुल, जो स्कूली बच्चे वर्दी पहनकर स्कूलों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक
खुशी का माहौल, ऐसा लगता है कि बाग में फूल तरह तरह के खिल उठे हैं। तो मैं समझता हूँ ये खुशी का मुकाम है, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है जब हमें सर्दियों के अय्याम में छुट्टी होती थी, तो फिर 2-3 महीनों के बाद जब हम स्कूल 1 मार्च को स्कूल जाते थे तो एक ज़बरदस्त चहल पहल होती थी, और हफ्तों पहले हम तैयारी में होते थे कि हमें स्कूल जाना है। मुझे लगता है आजकल के बच्चों में भी ऐसा हो जो ज़हनी और जिस्मानी तौर मैं कहूँगा घरों में बैठकर गुज़श्ता 3 सालों से मुतासिर। वार साहब, हमने देखा कि इंतज़ामिया ने सरकारी सतह पर जो कोविड की वजह से जो इसको नुकसान पहुँचा था, फिर ऑनलाइन निज़ाम को राइज किया गया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन या प्राइवेट स्कूल्स ने भी इसमें नुमाया रोल जो है अदा किया, बच्चों को कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरबियत देने की कोशिश की जा रही। लेकिन जो ऑफलाइन नुकसान हुआ है, एसोसिएशन और आप उसकी भरपाई किस तरह करने जा रहे हैं, उस हवाले से आपका क्या ला है? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम डे 1 पे ये कहते आए हैं और कह रहे हैं कि ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन का मुतबादिल नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, चूँकि ऑनलाइन खुशी खुशी तो हमने शुरू नहीं किया, ये भी दिन थे कि स्कूलों में मोबाइल पे पाबंदी हुआ करती थी। हम बच्चों को अलाउ नहीं करते थे कि वो मोबाइल साथ रखें, बल्कि बच्चों से पूछते थे कि आपने घरों में ज़्यादा टाइम मोबाइल पे तो नहीं गुजारा। हम ये भी चेक करते थे, जिसको हम साइकोलॉजिकली बच्चों से पूछना चाहते हैं ताकि देखें कि उनकी शख्सियत पे कोई नेगेटिव असर उससे मुरतब तो नहीं हो रहा है। ये भी एक जो हकीकत है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कोविड की वबाई सिचुएशन में ये एक एजुकेशनल इमरजेंसी थी। इमरजेंसी रूटीन काम का मुतबादिल नहीं हो सकता। इस एजुकेशनल इमरजेंसी में जो ऑनलाइन का स्टेप लिया गया, ये बाहर भी हुआ, जैसे जब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ भी हुआ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सिलेबस को पहले एड्रेस किया। ऑफलाइन और ऑनलाइन सिलेबस की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो चीज़ें ऑफलाइन में रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन में नहीं है, जो ऑनलाइन में वो ऑफलाइन में नहीं है। फिर टीचर्स की ट्रेनिंग का मामला है, ऑनलाइन के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। आप मुझसे ये प्रोग्राम करा रहे हैं, मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ कि मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ। फिर कैमरा का जो क्लासरूम है, जो पब्लिक है, वो बहुत बड़ा क्लासरूम है। अभी टीचर को आदत थी कि उसको बच्चे को पढ़ाना था, लेकिन अब उसका माँ बाप, दादा दादी, रिश्तेदार, यार दोस्त और लोग भी जो फैमिली में होते वो है। यानी ऑनलाइन की ट्रेनिंग ही अलग है, ऑफलाइन की ट्रेनिंग अलग है, सिलेबस भी अलग है। इसी वजह से हम डे 1 पे सरकार से मुतालबा करते रहे कि देखिए हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब कोविड ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, लिहाजा हमें इस हकीकत को समझना चाहिए, मानना चाहिए, और उसी हिसाब से उसको ज़िंदगी का एक हिस्सा समझते हुए अब ज़िंदगी के कारवान को आगे बढ़ाना है। अब देखिए, अब चूँकि स्कूल खुलने का फ़ैसला हो चुका है, लेकिन अब देखिए चैलेंजेस कितने ह्यूज हैं। मसलन एक चैलेंज ये है कि आप अंदाज़ा करिए कि जो बच्चा 3 साल का था उससे हम नर्सरी में एडमिशन देते थे, आज वो 6 साल का हो गया, उसको किस क्लास में रखें? अब ये ग्रेड कंपेटेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं है। देखिए, रिज़ल्ट्स की जहाँ तक जो रिज़ल्ट सामने आ गई उस पर मैं बहस नहीं करूँगा, वो तो फिर भी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने इतने नंबरात लाए, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये रिड्यूस्ड सिलेबस था, एक बात। दूसरी बात, ये जो लगातार गैप रहा, जो ये ऑफलाइन क्लास का गैप रहा, स्कूल में सिर्फ आपको सिलेबस ही नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होती है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, अवेयरनेस दी जाती है, सोशल स्किल्स सिखाए जाते हैं। क्लास एक सोसाइटी का मिनी मॉडल होता है, यानी जब आप क्लास में बच्चे को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ एक ही बच्चा तो नहीं, वहाँ गरीब बैकग्राउंड से, अमीर बैकग्राउंड से, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे क्लास में होते हैं। तो ये सोसाइटी का एक मिनी मॉडल होता है, और ये मिनी मॉडल इसी क्लासरूम से तैयार जो होता है। आपने चैलेंज की बात की, उस पर हम बात करेंगे। रायल साहब, आप इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन किस तरह देखते हैं? कि जैसे वार साहब ने बेहतर तरीके से बता दिया कि ऑफलाइन ऑनलाइन का मुतबादिल नहीं हो सकता है, या ऑफलाइन ऑनलाइन का मुतबादिल नहीं हो सकता है। जैसे मैं इनके बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक मॉडल होता है क्लासरूम।
देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखते हैं जब एक बच्चा स्कूल जाता था, उसका सबसे पहला डिसिप्लिन, डेकोरम, उसकी यूनिफॉर्म। सवेरे जब प्रेयर होता था तो उसके टीचर्स उनको देखते थे कि सफाई की है, बाल ठीक तरह से बनाए हैं, नाखून काटे हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती है, ये नज़्म ज़ब्त होता था। इसके अलावा स्कूल में तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं, बच्चों के सेहत जिस तरह मजबूत होते थे। अगर हम देखेंगे गुज़श्ता 3-4 सालों में, मैं कहूँगा 10 साल से जो वादी की जो सूरत हाल है, इसमें हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बन गए क्योंकि वो खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। वो डायरेक्टली स्कूल के बजाय ज़्यादातर घर में ही बैठे, क्योंकि कभी हड़ताल, कभी कर्फ्यू, कभी कुछ, फिर कोविड का सबसे बड़ा बहरान। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसातिज़ा साहिबान की ये इखलाकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, महकमा एजुकेशन के हुक्काम की ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी मामलात है, जो खेल कूद है, जो बाकी, ताकि एक मैनी मॉडल वहाँ से वो स्टार्ट हो जाए, आगे आगे एक्टिवेट किया जाए, उससे वो जो पुराना नुकसान हुआ है वो हम भरपाई कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा बात की कि अब चैलेंज सामने आ रहे हैं, उन चैलेंज से निपटने के लिए क्या लाहे अमल रहेगा आपका? देखिए, इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, जिस चीज़ पे हम इस वक्त लगातार सोच रहे हैं, वो कि गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हम किस तरह पहले चैलेंज का मुकाबला करें। देखिए, सरकार एजुकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से लेती है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे फील्ड में इस वक्त बेस्ट ऑफिसर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत अच्छे फील्ड ऑफिसर्स वक्त काम करो और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया भी और कर भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब सरकार की पॉलिसी जो है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई स्पेस नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो हो रही मेरिट की बिना पे, लेकिन फैक्ट ये है कि जो स्पेस होनी चाहिए लीगल फ्रेमवर्क में वो नहीं है। इस वजह से कहीं कहीं पे थोड़ा वो जिसको कहते हैं ना इनकन्वीनियंस या अनकंफर्टेबल पोजीशन जो हो जाती है इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मसलन मैं आपको बताऊं, 2 साल 7 महीने हो गए बच्चों को स्कूल से दूर, इधर से कोविड की रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हम उसमें कोई लापरवाही नहीं करना चाहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। SOPs पे अमल करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे अमल करना, वैक्सीनेशन को देखना कि बच्चों की क्या वैक्सीनेशन हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि हमें कम बच्चों को बुलाना है 50% के आसपास। अब चाहे उसको हम बैच वाइज, शिफ्ट वाइज जैसे भी करें, लेकिन फैक्ट है हम डे वाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डे वाइज करें तो क्या होगा कि बच्चों का 2-2 साल तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो अब इन हालात में हमें रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि हम इवनिंग, मॉर्निंग, डिफरेंट बैचेस में बच्चों को बुलाएं और उसके साथ छुट्टियों को भी यूटिलाइज करें, हॉलीडेज को भी यूटिलाइज करें। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, क्या एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस चीज़ को अलाउ करेगा, यानी क्या सरकार हमें ऑन बोर्ड लेने के लिए इसमें तैयार होगी? एक बात। दूसरी बात ये कि फैक्ट ये है, जो मैटर ऑफ द फैक्ट है वो ये है कि 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, बल्कि टाउन यूनिवर्सिटी की बात करें तो 82% बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन सरकार की पॉलिसीज़ में हम ऑन बोर्ड नहीं रहते। अलग बात है ऑफिसर्स कोशिश करते हैं। फैसला जो लिया गया, क्या उस फैसले में आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? क्या आप चाहे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या सरकार के, क्या आपकी नुमाइंदगी नहीं हुई इस फैसले में? एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारी बातचीत तो जारी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी बातचीत जारी थी, क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल वही देख रहे थे, और गवर्नमेंट के साथ हमारा राब्ता था। लेकिन ऑन बोर्ड लेना अलग बात होती है कि जहाँ पे पॉलिसी इंटरवेंशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, क्या उस डिसीजन मेकिंग में या क्या उस पॉलिसी मेकिंग में हम शामिल हैं, उसके लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशनल या जो भी कोई लीगल स्पेस नहीं है। एक बात। दूसरी बात है कि अब इस गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आप चाहते हैं वो लीगल स्पेस हो। हमारे सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्या है कि जो माँ बाप अंडरस्टैंड ईजिली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में एक ही किस्म के लोग तो हैं नहीं। वो ये है कि बच्चों में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, इसके साथ जो बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम, जो एटीट्यूडल प्रॉब्लम्स पैदा हो चुकी होंगी, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। यानी उसके लिए टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग,
کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. اس میں سائیکالوجسٹ کی انوالومنٹ اور اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لیزان کر کے ان بچوں کو دیکھیں کہنا تو آسان ہے لیکن اس سچویشن سے باہر لانا بہت بڑا کام ہے. اور دوسری بات یہاں ہمیں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ لرننگ لاس بہت زیادہ ہو چکا ہے اور لرننگ لاس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ ہمیشہ ڈبل ہوتا ہے یعنی اگر ایک بچہ سکول سے 1 مہینہ دور رہتا ہے تو لرننگ لاس 2 مہینے کا ہو جاتا ہے. اب اس لرننگ لاس کو کمپلیٹ کرنے والی بات پھر ٹھیک بات ہے ہمارے بچوں نے اچھے مارکس لے کے پاس کیا چونکہ ریڈیوسڈ سلیبس تھا اور کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. بہت ہمارے جیسے راہل صاحب اکثر یہ تو کمال کے شعر اکثر کہتے رہتے ہیں تو جو اکثر ان چیزوں کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے دے آر سیکنڈ ٹو نن. بس ضرورت یہ ہے کہ کہنا کہ ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے پھر آپ ان کی اڑان دیکھ لیجئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچے جب اس ایگزام سے باہر جا کے انٹرنس لیول کے ایگزام کوالیفائی کریں گے وہاں سلیبس پورا ہے وہاں سلیبس کی کمی کہیں نہیں ہے. بچوں کو اس کے لیے بھی اب تیاری کرنی ہے. یہ ہمارا دوسرا بڑا چیلنج ہے. راہل صاحب ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے سرکار کو کس طرح کے اقدامات؟ دیکھیے سرکار کو یہی کرنا چاہیے کہ اگر ایک ریل گاڑی چلتی ہے تو بیچ میں اس کی کہیں سپیڈ کم ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ کسی وجہ سے رک جاتی ہے تو پھر اس کو اپنا سٹیشن کور کرنے کے لیے سپیڈ پکڑنی ہوتی ہے. اس کے لیے سرکار کو بھی اپنی سپیڈ پکڑنی چاہیے اور سب سے بڑی ذمہ داری ٹیچرز ایسوسیشنز جو ہیں ان پہ ہیں. پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن وار صاحب جو ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہیں اور والدین کی ذمہ داری بن جاتی ہے ہاؤ کین دے اچیو دیٹ سپیڈ کہ وہ اس منزل کو چھو لے جو ان کی اصل منزل ہے تاکہ جو کووڈ سے نقصان ہوا ہے جو نامساعد حالات سے نقصان ہوا ہے اس کو سرکار کس طرح سے وہ سپیڈ پکڑے وہ ان کی ذمہ داری. یہاں راہل صاحب نے بڑا اچھا مجھے لگتا ہے انہوں نے اچھی طرح سے اس مسئلے کو سم اپ کیا کہ سپیڈ دونوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے سرکار کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کیونکہ چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن کا مطلب ہم نے آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ہمارے پیرنٹس چاہیں گے کہ آپ ان سے وضاحت کریں ان کی گریوینسز رہتی ہے ان گریوینسز کو حل کس طرح کریں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک المیہ ہے جو ہم شاید نہیں سمجھا پا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ ٹرالنگ اتنی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ بس پرائیویٹ سکول آ گیا اور اس کے بعد مخالفت شروع. کہتے ہیں نا کہ جیسے میں آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہوں جو ناظرین ہے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ماڈریٹر ماڈریٹ کر رہا ہے اور ایڈیٹر صاحب اور میں بات کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو آپ کا سیٹ اپ ہے جو آپ کا گیٹ اپ ہے جو اس کے پیچھے آرگنائزیشن ہے اس کے خرچے تو کسی کو معلوم ہوتے ہیں. علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس میں مددگار ثابت ہوگا. اگر ہو عشق تو کفر بھی ہے نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر. آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے آپ لوگ انتہائی دل سے اگر چاہیں لوگوں کو بلا ہی غلط لگے لیکن آپ کی چاہت ہونی چاہیے کہ ہم اس منزل کو چھوئیں. راہل صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جو آپ نے سپیڈ والی بات کہی کہ بچے کی ایجوکیشن ہمارا ٹارگٹ ہو. چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن سکول کہاں جائیں ٹیچر کہاں جائیں گورنمنٹ کہاں جائے پرائیویٹ کہاں جائے لیکن ٹارگٹ تو وہی ہونا چاہیے بچے کی جس کو ہم چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن بولتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں میں ایک نقطہ جو میں بار بار چاہتا ہوں کہ یہ سرکار تک بھی اور عوام تک بھی پہنچے. چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ دا رائٹ the choice to select a school should lie with the parent or the student, not with the state or the private sector. یہ پیرنٹ کی مرضی ہونی چاہیے وہ کس سکول میں اپنے بچے کو داخل کرے. سرکار ایک بچے پہ 1 مہینے کا 11,500 روپے خرچ کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ 11,500 روپے DBT ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے تحت پیرنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے تاکہ پیرنٹ کی اپنی مرضی ہو وہ کس طرح سے سکول میں اپنے بچوں کو پڑھائی. معاملہ ہی ختم ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے کہ اکانومی اور یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے اور تھرو اس چونکہ آپ آج ہی سے تو صحافت میں نہیں ہیں ایک بیک گراؤنڈ ہے ایشین میل کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس جو ادارے کا. آپ کی خاص کر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ایشوز پہ بات کی جائے اور کھل کے بات کی جائے. سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے ایک بچے پہ 11,500 روپے کا خرچ آ رہا ہے دوسری طرف سے اس بچے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سکول میں جاؤ اور اگر یہ اس سکول میں جاتا ہے تو سسٹم سپورٹ کرتا ہے
अगर ये दूसरे स्कूल में जाता तो सिस्टम हॉस्टाइल हो जाता है। इससे टारगेट क्या बन जाता है, बच्चा तालीम, उससे बच्चे की तालीम मुतासिर होती है। लिहाजा ज़रूरत इस वक्त ये है कि चॉइस ऑफ स्कूल शुड लाई विद द पेरेंट। और इस वक्त सबसे बड़ा मामला जो इकॉनमी क्लास के जिस तरफ आपने इशारा भी किया वो यही है कि यहाँ लोगों की इकॉनमी बहुत ख़राब हो चुकी है। ठीक, हमने अपनी जगह पे इसका सर्वे किया है। बीपीएल पेरेंट जो हैं, गरीब पेरेंट जो हैं, मुझे बताइए, जब सरकार अपने सरकारी मुलाजिम के लिए 1 महीने का 2450 रुपया एजुकेशन अलाउंस देता है, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह भी माशाल्लाह अच्छी खासी होती है, उसको सरकार बच्चे की तालीम के लिए 2450 रुपये, 2 बच्चों के लिए 2450 रुपये, एक बच्चे का यानी 2 बच्चों का 5000 रुपये 1 महीने का देती है। ठीक, मुझे बताइए क्या आज इस कोविड में गरीब पेरेंट का हक नहीं बनता है कि उसको 5000 नहीं, उसके अकाउंट में 4000 ही जमा कर दीजिए। ठीक, इकॉनमी क्लास का पेरेंट उतना ज़्यादा भी नहीं है, ये 100-200 करोड़ का मामला है। जबकि सरकार के पास चाइल्ड राइट्स के नाम पे, चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे, सोशल वेलफेयर के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए स्कीमें भी उस पैसे को लैप्स होने से बचे, जो सरकार चाहती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि पैसा लैप्स ना हो, इसका यूटिलाइज हो जाए। ये पैसा सरकार यूटिलाइज करके क्यों ना गरीब पेरेंट के अकाउंट में पैसा डाल दे। उनका मसला आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खुलने जा रहे हैं, बच्चों और पेरेंट्स के लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? देखिए, पेरेंट से हमारी यही गुजारिश है, पहले हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि डिफरेंट नेगेटिव जो कैंपेन चलाई जा रही है प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़, उसके बावजूद भी पेरेंट हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में के बजाय हमारे स्कूल में भेजते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में खाने पीने से लेके, यूनिफॉर्म से लेके, किताबों से लेके, तालीम सब फ्री है और हम हर चीज़ के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन ये पेरेंट हम पे एतमाद करते हैं, हमारे स्कूल में अपने बच्चे को भेजता है। पेरेंट्स हमारी गुजारिश है कि इस वक्त स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। ये आवाम के अपने इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर तो आवाम का इदारा है, क्योंकि स्कूल एक फैसिलिटी होती है जिसमें बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है और पेरेंट इसमें फ़ी देता है। इन हालात में पेरेंट्स को इन इदारों को बचाने की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि तकरीबन 100-200 स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं। मुझे इस चीज़ का डर है, कई ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल जाना चाहेंगे, लेकिन वो स्कूल या तो बंद हो गया होगा या उसकी हालत नागुफ्ता हो गई। खासकर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा इशू है, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं आई है, ड्राइवर्स की तनख्वाह नहीं गई है, और उसके साथ जो सबसे बड़ा इशू है कि बसों के अकाउंट्स एनपी हो चुके हैं, क्योंकि टोकन टैक्स दे नहीं पाए, इंश्योरेंस हो नहीं पाया। और सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि कम से कम पेरेंट्स पे बोझ कम करने के लिए, बच्चों पे बोझ कम करने के लिए ये टैक्सेस कम से कम माफ़ करिए, और बैंक का जो ह्यूज इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ कर दीजिए, ताकि ये गाड़ी चलती रही। यहाँ एंड पे सिर्फ एक बात कहूँगा कि तालीम देना सरकार का काम है, तालीम देना हमारा काम नहीं। ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारा रोल है कम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करना, सरकार को भी हमारी एनकरेजमेंट करके एक फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करना चाहिए। लास्ट टेक ऑन इट। मेरी यही गुजारिश बच्चों से रहेगी कि हस्बी साहब का जो पुराने अयाम में एक खुशी का माहौल छाया हुआ था स्कूल में जब बच्चे जाते थे, आज भी यही अहद कर लो कि हम स्कूल जाएंगे कदम से कदम मिलाकर, और इस वतन को एक खूबसूरत वतन के तौर पर गुंबद बनाएंगे आसमानों में, यही इरादा है। वार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। फैल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और मौजू पर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। Subscribe, mail, press bell icon, never miss an update.